ठीक है साहब, आपका स्वागत है, आपका खुशामद है इस चैनल पे जिसका नाम है द बायोवर्स। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट के लिए, सिकल सेल अनीमिया। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, मैंने वहाँ बोला था सिकल सेल अनीमिया अगली वीडियो में सेपरेटली पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, नीट में आ सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है जानना अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। क्यों? क्योंकि आपको एमबीबीएस में भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी एज इट इज़। अब सिकल सेल अनीमिया होता क्या है? इट्स अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया मतलब लो काउंट ऑफ आरबीसीज, लो काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी सिम्टम्स आते हैं, जैसे फटीग, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग सीखेंगे सिकल सेल अनीमिया होता कैसे है। अब सिकल सेल अनीमिया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। इट्स एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, मतलब कि ये कॉमन कोल्ड के जैसा नहीं है, ये नज़ला बुखार जुकाम ये नहीं है, ये एड्स के जैसा नहीं है, ये कैंसर के जैसा नहीं है कि ये आप अपनी ज़िंदगी में इसको एक्वायर करोगे। नहीं साहब, ये आपके पेरेंट्स के वजह से आता है। इट्स प्री डिसाइडेड, इट इज समथिंग यू आर बॉर्न विथ, इट इज नॉट समथिंग विच यू एक्वायर इन योर लाइफ, इट इज समथिंग विच यू आर बॉर्न विथ। इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये जीन्स का मसला है। ये जीन्स में आपके जो पेरेंट हैं उनके जीन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके वजह से आप जब पैदा हुए तो आप उनकी प्रॉब्लम लेके पैदा हो गए, एंड दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये हीमोफीलिया जो है, इट्स एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोम्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 22 पेयर, एक पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, 44 टू बी वेरी एग्जैक्ट। पेयर्स में नहीं बात करते, 44 ऑटोसोम्स होते हैं। इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। रिसेसिव कहने का मतलब क्या? आप ये चीज तो जानते हो ना कि रिसेसिव तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जब वो पेयर में प्रेजेंट होता है, जब वो पेयर में प्रेजेंट होता है। मतलब कि मां के तरफ से भी जो डिफेक्टेड जीन है वही आ रहा है और बाप के तरफ से जो डिफेक्टेड जीन है वही आ रहा है, तभी एक ऐसा इंडिविजुअल पैदा हो सकता है जो सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट होगा। वरना अगर मां की तरफ से डिफेक्टेड आ रहा है या बाप की तरफ से अगर नॉर्मल वाला आ रहा है या वाइसे वर्सा, तो वो पेशेंट सिकल सेल अनीमिया का वो बच्चा सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट नहीं होगा, वो बच्चा सिकल सेल अनीमिया का कैरियर हो सकता है, वो पास कर सकता है अगली जनरेशन में ये डिजीज, लेकिन वो पेशेंट नहीं होगा। पेशेंट कब होगा? जब दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कहने का मतलब क्या कि दो ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि हेट्रोजाइगस हैं उस डिजीज के लिए, जो कि कैरियर हैं, जिनका एक जो पार्ट है, एक जो जीन है वो डिफेक्टिव है, और तब अगर वो दोनों मेट करते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी बनती है क्या बनाने की? एक ऐसा ऑफस्प्रिंग बनाने की जो सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट होगा। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड विथ वैलिन, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड विथ वैलिन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू म्यूटेशन। अब ये पॉइंट ध्यान से रखिएगा, इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में? देखिए, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको याद होगा। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं और बीच में हीम ग्रुप अटैच्ड होता है। ये जो बीटा चेन है, इसके सिंथेसिस के लिए एक जीन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। कहां प्रेजेंट है भाई साहब? 11th क्रोमोसोम पे। 11th क्रोमोसोम पे एक ऐसी जीन है जो क्या बनाती है? बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब उस बीटा चेन, वो जो बीटा चेन है वो कितने अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है? 146 अमाइनो एसिड। ये बता चुका हूं मैं पिछली वीडियोस में। अल्फा चेन 141 अमाइनो एसिड, बीटा चेन 146 अमाइनो एसिड। होता क्या है नॉर्मल केस सिनेरियो में हमारी बॉडी में? अब आप ये जानती हो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सब आप जानते होगे। नहीं जानते होगे तो मैं आगे बताऊंगा जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा तब इन सब चीजों की बात करेंगे। अब देखिए, ये तो आपको पता होगा, ये बहुत बेसिक नॉलेज है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। सेंट्रल डोगमा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब देखिए, ये डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए। नॉर्मल HBA जीन जो 11th क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होती है, उसका
ये पूरा सीक्वेंस होता है यहाँ पे GAGT इस तरीके से होता है। मैं बस ये सीक्वेंस बता रहा हूं, ये तीनों जो मैंने बनाया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कोड करते हैं 6th पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड होगा, वो यही सीक्वेंस कोड करता है। तो देखिए GAG है, नीचे G के कॉम्प्लीमेंट्री C, A के कॉम्प्लीमेंट्री T, ये तो होता है, आप ये जानते हो। mRNA बना GAG और उसने 6th पोजीशन वाला अमाइनो एसिड बना दिया जो कि क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। ये तो नॉर्मल केस सिनेरियो की बात हुई। लेकिन अगर ये जीन, ये HbA जीन अगर डिफेक्टिव हुआ, अगर म्यूटेटेड हुआ, तब क्या होता है, इस A की जगह T होता है और इस T की जगह A होता है। इस A की जगह T होता है, इस T की जगह A होता है। और जो mRNA बनता है इसके ट्रांसक्रिप्शन की वजह से वो GUG को कोड कर रहा होता है, GUG को कोड कर रहा होता है, जिसके वजह से जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है 6th पोजीशन पे, वो कौन सी प्रोटीन होती है, वैलिन। तो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या हो गया, वैलिन। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जिनको सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है, उनका जो बीटा चेन है वो 146 अमीनो एसिड से बना होता है। 6th पोजीशन पे उनके बीटा चेन के ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या होता है, वैलिन। ये ऐसा क्यों, क्योंकि उसका जो 11th क्रोमोसोम है उस पे जो जीन सिचुएटेड है, जो कोड करती है किसके लिए, 6th पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा, उसमें हो गया क्या, म्यूटेशन, उसमें हो गया क्या, डिफेक्ट, जिसके वजह से नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन गया, वैलिन। अब ये जो वैलिन है, ये जो एक देखिए एक पोजीशन पे चेंज की वजह से कितना सारा बवाल खड़ा हो सकता है। इसके वजह से अब हमारा जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होगा, बाइकनकेव स्ट्रक्चर, ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये क्रिसेंट शेप का हो जाएगा, मून शेप का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बीटा चेन है इसका स्ट्रक्चर अब नॉर्मल नहीं रहा। अब मैं आपको और तफसीर में समझाता हूं कि ऐसा कैसे होता है। क्रिसेंट शेप अगर बन जाता है तो उससे प्रॉब्लम क्या है हमारी बॉडी में। ठीक है साहब, तो अभी तक हमने क्या सीख लिया था कि भाई सिकल सेल हो गया था, नॉर्मल सेल का जो स्ट्रक्चर था आरबीसी का हमारा, वो क्रिसेंट शेप का, सिकल शेप का दिख रहा था। अब सिकल शेप होने से दिक्कत क्या, परेशानी क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू द क्रिसेंट शेप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसीज रिड्यूसेस एंड वैस्कुलर ऑक्लूजन कैन हैपन। जो हमारे आरबीसीज होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, वो उनको अलाउ करता है बड़े आराम से, एकदम प्यारे तरीके से वेव के फॉर्म में हमारे ब्लड वेसल्स में बहने के लिए। लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर सिकल शेप का हो जाता है तो ये जा करके किसी एक जगह पे, जो बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें जाकर किसी एक जगह पे ये जमा हो जाते हैं, ये मूव नहीं हो पाते, ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, जिसकी वजह से ब्लड एक जगह जम जाता है और आगे ब्लड का अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पेन या फिर ऑर्गन फेलियर की भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों, क्योंकि हमारे क्रिसेंट शेप वाले जो आरबीसी लोग थे, वो लोग क्या हो गए थे, एक जगह पे इकट्ठा हो गए, जमा हो गए, बिकॉज दे डोंट हैव फ्लेक्सिबिलिटी एज आर नॉर्मल आरबीसीज हैव। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है साहब, कि सिकल सेल आरबीसीज हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। हमारे नॉर्मल आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन। एक नॉर्मल इराइथ्रोसाइट कितने दिन जीता है, 120 दिन। लेकिन ये जो सिकल शेप आरबीसीज हैं, इनकी लाइफ स्पैन कितनी है, 10 से 15 दिन। अब अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये देखिए तो, रेड बोन मैरो विल बी फोर्स्ड टू प्रोड्यूस मोर आरबीसीज लीडिंग टू इट्स इनलार्जमेंट, दस वीकनिंग ऑफ बोन्स। अब क्योंकि भाई इतना कम लाइफ स्पैन है इन आरबीसीज का, सिकल शेप्ड आरबीसीज का, और इनकी कैपेसिटी भी बहुत कम होती है ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करने की, ऑक्सीजन की नीड पूरा करने की हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रोडक्शन कहां से बढ़ेगा, रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो सोचेगा कि यार बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई तरीके से नहीं हो पा रही है, उतनी क्वालिटी नहीं है ऑक्सीजन की सप्लाई में, तो तुरंत आरबीसीज का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। लेकिन आरबीसीज का प्रोडक्शन वो कितना भी कर ले, उनका शेप कैसा होगा, सिकल शेप। क्यों, क्योंकि हमारी जीन ही डिफेक्टिव है ना साहब, हमारी जीन ही डिफेक्टिव है 11th क्रोमोसोम की। तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा ये आरबीसीज का प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब ये बहुत ज्यादा स्पेस छेक लेगा, जब ये बहुत ज्यादा स्पेस खा जाएगा हमारे बोन्स का, तो हमारे बोन्स क्या होंगे, वो प्रीमैच्योर हो जाएंगे। और प्रीमैच्योर बोल रहा हूं, हमारे बोन्स जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे और वो बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आराम से टूट सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ज्यादा कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे बोन्स के लिए। अब क्या अगला पॉइंट लिखा हुआ है,
मोर आरबीसी प्रोडक्शन मीन्स मोर आरबीसी डेथ, सिंपल सी बात है. सो spleen will feel its burden, thus splenomegaly can occur or it can become non-functional. अब ज्यादा से ज्यादा आरबीसीज मरेंगे. भाई कोरोना वायरस के केसेस में क्या हुआ? अभी कोरोना वायरस के केस में आपने देखा ज्यादा से ज्यादा लोग मरे तो शमशान की कमी पड़ गई, कब्रिस्तान की कमी पड़ गई. तो यहां पे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा आरबीसी का डेथ होना शुरू हो जाता है तो स्प्लीन पगला जाता है कि भाई अब कहां रखूं मैं, इतने ज्यादा आरबीसी की डेथ हो रही है. तो ये अपना साइज बड़ा करने की कोशिश करता है. अपना साइज बड़ा करने की कोशिश में ये नॉन फंक्शनल भी हो सकता है, जिसके वजह से हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. क्यों? क्योंकि हमारी स्प्लीन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है. लिम्फेटिक सिस्टम आप जानते होंगे, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं. मैं बात करूंगा लिम्फेटिक सिस्टम पे, एक जरूर वीडियो आएगी, आप उसको जरूर देखना. तो ये स्प्लीन भी हमारा नॉन फंक्शनल हो सकता है, जिससे हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मोर बिलिरुबिन विल बी प्रोड्यूस लीडिंग टू जॉन्डिस. अब बिलिरुबिन कैसे प्रोड्यूस होगा ज्यादा? वो जो हीम ग्रुप है हीमोग्लोबिन का, वो हीम किसमें कन्वर्ट होता है? कैटाबोलिक पाथवे एक चलती है हमारी बॉडी में जो हीम को कन्वर्ट करती है, किसमें? बिलिरुबिन में. ये स्प्लीन में ही प्रोसेस चलती है, ये बिलिरुबिन में. और बिलिरुबिन हमारे फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है. फीकल मटेरियल जब हम अपना स्टूल पास करते हैं उसके थ्रू जो बिलिरुबिन है वो बाहर निकल जाता है. लेकिन इतना ज्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आरबीसी की डेथ हो रही है. तो जितने ज्यादा आरबीसी उतना ज्यादा बिलिरुबिन का प्रोडक्शन. तो बिलिरुबिन जब हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो हम जानते हैं कि एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम क्या? जॉन्डिस, पीलिया. देख रहे हो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं सिकल सेल की वजह से. अब क्या लिखा हुआ है, सिकल सेल आरबीसीज आर वेरी लेस एफिशिएंट इन डिलीवरिंग O2. ये तो आप जानते ही हो कि भाई मैंने अभी पहले ही बता दिया कि भाई इनकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती जितनी आरबीसी की कैपेसिटी, नॉर्मल आरबीसी की कैपेसिटी होती है. तो हम लोगों ने नट शेल में सिकल सेल के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है साहब, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है. ये वैस्कुलर ऑक्लूजन कर सकते हैं जिससे आपको एक्सेसिव पेन, ऑर्गन फेलियर की कंडीशन आ सकती है. बोन्स आपके ब्रिटल हो सकते हैं. आप हमेशा हमेशा फटीग्ड रहोगे, आपको हमेशा ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, आप हमेशा बहुत ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन वीकेंड रहेगी. क्यों? क्योंकि आपके आरबीसीज उतने तरीके से ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं. तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा सही से, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के फंक्शंस बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है आपकी बॉडी में. अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बिलिरुबिन के वजह से जॉन्डिस हो सकता है. अब सिकल सेल मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा कि सिकल सेल होता कैसे है, आरबीसीज का स्ट्रक्चर, सिकल सेल कैसे तब्दील हो जाता है और सिकल सेल की वजह से क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं. अनीमिया तो आप जानते ही हो, मैंने अनीमिया बता दिया आपको कि अनीमिया क्या, लो काउंट ऑफ आरबीसीज. ये तो आप समझ ही रहे हो. लो काउंट क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि 10 से 15 दिन में बार बार ये मर के खत्म हो जा रहे हैं और ये लोग कब्रिस्तान शमशान पहुंच जा रहे हैं, दफनाओ मुझे. अब देखिए एक फायदा क्या है, एक बून क्या है कि भाई सिकल सेल पेशेंट्स या उनके कैरियर्स मतलब कि उनको प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन वो एक डिफेक्टिव जीन लेके घूम रहे हैं, वो क्या होते हैं, दे आर इम्यून टू प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम. आपने इसका नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ये सब क्या कॉज करते हैं? मलेरिया. जिसमें सबसे ज्यादा फेटल, सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम कौन है? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम. तो अगर कोई सिकल सेल का पेशेंट है या उसका कैरियर है तो वो जो प्लाज्मोडियम होगा वो ऐसे आरबीसीज में कभी सर्वाइव नहीं कर पाता है. तो एक ये इवोल्यूशनरी एडवांटेज है या ज्योग्राफिकल एडवांटेज कह लीजिए आप. ये ज्यादातर अफ्रीका के नेशंस में देखा जाता है जहां पे प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो इसलिए एक तरीके से ज्योग्राफिकल एडवांटेज आप ले लो. लेकिन एडवांटेज से ज्यादा डिसएडवांटेज है सिकल सेल का. एडवांटेज उनको है जो कैरियर होते हैं, लेकिन कैरियर होने की वजह से एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जितने ज्यादा कैरियर होंगे किसी सोसाइटी में उतने ज्यादा चांसेस होंगे एक सिकल सेल पेशेंट के पैदा होने की. ये तो आपको क्लियर हो गया. तो ये सारे पॉइंट्स नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नीट में इससे एज इट इज सवाल पूछे जा सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव. सिकल सेल एनीमिया में कौन सा हीमोग्लोबिन का चेन में खराबी आती है? बीटा चेन में. किस पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे. कौन सा अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है? ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है. किससे? वैलिन से. ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे. क्या एक फायदा है हमारे सिकल सेल एनीमिया का? एक सिकल सेल एनीमिया का फायदा यह है कि प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो आपकी बॉडी में अगर घुसा, आपको अगर सिकल सेल है तो वो आपकी बॉडी में सर्वाइव नहीं कर सकता.
आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, जितनी सिकल सेल के बारे में इंफॉर्मेशन थी आपके लेवल के लिए या फिर नॉर्मल लेवल के लिए, जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत है, ये बहुत है। और इंशाल्लाह इससे सारे क्वेश्चंस आपके नीट के कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरे कंटेंट को देखो, तो आप प्लीज़ वो जो घंटा है उसको दबा दो। वो घंटा दबेगा तभी जब आप सब्सक्राइब करोगे, ये भी एक प्री रिक्विजिट है उसके लिए। और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, उससे मेरी चौड़ बढ़ती है, उससे मुझे जज्बा मिलता है, हौसला मिलता है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। और शेयर करें अपने पीयर्स में, अपने कलीग्स में, उन जिनको ज़रूरत है, क्योंकि भाई ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ये तो एज ओल्ड कहावत है, ये सबने सुनी है। और अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इस फैमिली का हिस्सा बनिए, द बायोवर्स फैमिली का। मुलाकात होती है अगले वीडियो में। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली।